लाइट भी खत्म है, आंधी तूफान आया हुआ है। बढ़िया। शांति 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 है। तो लास्ट क्लास में हमने चंद्र और मंगल किया, चंद्र सूर्य और चंद्र किया था, बुध भी कर लिया था, या सूर्य और सिर्फ चंद्र किया था? सूर्य और चंद्रमा किया था ना। हाँ, बुध मंगल और गुरु हमको आज करने हैं ना, बुध मंगल और गुरु। मंगल हो गया था। एक बार दोबारा कर दो मंगल का ना। नहीं दोबारा नहीं होगा, मंगल हो गया ना। हाँ, चंद्र मंगल हो गया था। हाँ, क्योंकि क्लास आगे नहीं बढ़ेगी ये दोबारा के चक्कर में। चलिए आज हम करेंगे बुध। उस दिन की वीडियो आ गई? अभी नहीं भेजी, भेज दूंगी। क्लास के बाद बात करेंगे। अब रिकॉर्डिंग चालू हो गई। ओके राइट। हाँ, बुध किस चीज को दर्शाता है? बुध से आप क्या समझोगे? बुद्धि। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे की बुद्धि कैसी रहेगी? जिसके साथ होलेगा वैसी रहेगी। बुध यानी कि वो ऐसा पानी है जिसमें जैसा जो कलर लगाओगे वो कलर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बुध ऐसा बच्चा है, ऐसा अबोध बच्चा है, जिसके साथ रहेगा वैसी संगति पे। अब छोटा बच्चा यदि अच्छे लोगों के साथ रह रहा है तो वो संत बन जाएगा, खराब लोगों के साथ रह रहा है तो वो बदमाश बन जाएगा। वो जैसी वाणी सुनेगा वैसी भाषा में बात करेगा। जैसे हम घर में यदि कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है तो ये छोटा बच्चा जब बड़ा होगा ना तो वो भी उस टाइप की भाषा का प्रयोग करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो गुरुकुल वगैरह में या कोई ऐसे अच्छे वातावरण में जो बच्चे रहते हैं वो कभी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो कोई ऐसे वातावरण में रहता है जिनके घरों में गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है तो बिना उस शब्द का मतलब जाने वो भी उस भाषा का इस्तेमाल करना चालू कर देगा। क्योंकि वो बुध ऐसा प्लेनेट है या बुध ऐसा व्यक्ति है जो चीजों को देख के सीख लेता है। बुध क्या है? कॉपी कैट है। जब आपकी बुद्धि, आप है ना थोड़े समय तक किसी के साथ रहो, आप उसके जैसा बात करना और उसके जैसा बोलना चालू कर दोगे। तो जिसका बुध पंचम है ना वो किसी के भी साथ रहेगा ना तो वो उसके जैसे कॉपी करना चालू कर देगा, बहुत जल्दी चीजों को अडेप्ट करेगा और उसके जैसा वो बातचीत करना चालू कर देगा। और थोड़े समय में तो उनकी बातें भी मतलब आवाज भी मिलना चालू कर देगी, या उनकी हरकतें वैसी हो जाएगी, बातचीत वैसी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? संगति का असर ये बुध पे 100% लागू होता है। क्योंकि बुध ऐसा प्लैनेट है, बुध ऐसा प्राणी है। जैसे एक पौधे को देखो आप, पौधे को अच्छी रोशनी मिलेगी, अच्छा खाद मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो वो क्या करेगा? ग्रो हो जाएगा, फलेगा फूलेगा। और उसको यदि अच्छी नर्चर नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा? जलाने के काम आएगा, खराब हो जाएगा ना, सड़ जाएगा, जलाने के काम आएगा। तो कुछ लोगों का व्यक्तित्व कैसा रहता है कि वो नर्चर होता है, वो अच्छी उसमें बढ़ता है, फूलता है, फलता है, तो वो अच्छा रहता है। कुछ लोगों का नेचर ऐसा रहता है कि वो समाज में जलाने का ही काम करता है। अब ये बुध जब फर्स्ट हाउस में जाएगा तो वो व्यक्ति कैसा होगा? क्योंकि बुध क्या है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपका मैथ्स है, आपका अकाउंट्स है, आपका वो पावर है जिसमें कि इस सृष्टि को बनाने की क्षमता है और इस सृष्टि को खत्म करने की क्षमता है। देखिए साइंटिस्ट जो बॉम्ब बनाते हैं वो सुरक्षा के लिए बनाते हैं, और एक आतंकवादी जो बॉम्ब बनाता है वो भय फैलाने के लिए बनाता है। लेकिन बना दोनों बुद्धि से रहे हैं, काम दोनों कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ भय पैदा करने के लिए हो रहा है या जरूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल होगा, और एक इसलिए कर रहा है कि उसको भय पैदा करना है। एक सुरक्षा के लिए बना रहा है, एक भय, लेकिन काम तो वही हो रहा है।
है ना। वैसे ही तो बुध क्या है, कंस्ट्रक्टिव भी है डिस्ट्रक्टिव भी है। तो फर्स्ट हाउस में ये जाएगा तो ये क्या करेगा, ये क्योंकि आपको कैलकुलेट, सबसे पहले तो डुअल, दो प्रकृति का है ना, तो डुअलिटी देगा। जब भी बुध फर्स्ट हाउस में किसी का दिखे तो ये टू माइंड्स वाला आदमी है। इसका लग्न भी यदि मरकुरी का है तो ये व्यक्ति है कुछ और दिखा कुछ और रहा है। इसकी दो बुद्धि चलेगी, ये डुअल माइंड का रहेगा। कभी भी कंफ्यूजन रहेगा, करूं कि नहीं करूं, इसके साथ जाऊं कि नहीं जाऊं, ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेटिव रहेगा। जो डुअल माइंड वाला रहता है ना वो कैलकुलेटिव रहता है। डुअल माइंड वाला पहले बुरा देखेगा फिर अच्छा देखेगा, क्योंकि और इसके साथ यदि राहु मिल गया तो गजब का एनालिसिस देगा ये। बुध के साथ यदि राहु का कॉम्बिनेशन कहीं सेट होता है तो एक तो कैलकुलेशन और दूसरा एनालिसिस। तो क्रिटिक्स, क्योंकि कम्युनिकेशन है, क्योंकि न्यूज है, क्योंकि मीडिया है, तो आप क्रिटिक्स वालों की यदि आपको कोई मतलब फिल्म क्रिटिक या कोई न्यूज क्रिटिक या कोई पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करने वाले कोई रिपोर्टर की कुंडली मिले तो उसमें देखना बुध का क्या रोल है। ये बुध आदमी को डिस्क्रिमिनेटिव पावर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बुध बताएगा। क्योंकि बुध कैलकुलेशन है, बुध व्यापार भी है। तो व्यापारी क्या है, व्यापारी को क्या बुद्धि रहती है, क्या करने से प्लस में आएगा, मेरे को प्रॉफिट होएगा, तो वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो लगाता ही होगा कि 20 रुपए में मैं माल खरीदूं और मेरे ये भाड़ा वाड़ा मिला के सब 25 में बैठता है, तो इसको कम से कम, और मेरी यदि इसमें कोई पूंजी लगी है तो मेरे को ब्याज इतने का बैठता है, तो जो 20 रुपए की चीज लाया है वो मैं इसको कितने में बेचूंगा तो मेरे को मेरा ये सब कवर होने के बाद 2 रुपए घर पे लेके जा सकूं। दुकान का भाड़ा लगता है, जमीन किराए की है तो किराया लगेगा, ये सारा मिला के वो एक कॉस्टिंग निकालेगा। ये बुध है। बुध फर्स्ट हाउस में है तो ये है ना अव्वल नंबर का मजाकिया व्यक्ति होगा। हास परिहास कॉमेडियंस जो रहते हैं ना, तो अब कपिल शर्मा की कुंडली निकालना, उसका बुध का है, या तो लग्न द्विस्वभाव का होगा या बुध ऐसा कहीं बैठा होगा जो कॉमेडियन बनाएगा उसको, या तो सेकंड भाव का सिग्निफिकेटर होना चाहिए या लग्न में बैठना चाहिए जहां पे वाणी दे उसको, मजाकिया ना। तो बुध क्या है, अब ये ऐसे लोग ऐसे रहते हैं जो शमशान में भी मजाक कर लेते हैं, गलत जगह पे गलत बात बोल देंगे। बंदा बीमार हो गया तो उसको मजाक सूझ जाए, किसी भी चीज में से हाथ से निकालना इनका काम। ये बुध का कैरेक्टर है, क्योंकि छोटे बच्चे को किसी भी स्थिति का भान नहीं रहता। कोई मर गया तो भी वो जाके वहां खेल सकता है, उसको क्या मालूम ना ये मर गया तो मर गया। कोई जी रहा है तो भी, वो हॉस्पिटल में है तो भी उसको चॉकलेट की धुन लग गई तो उसको ये थोड़ी मालूम है कि यहाँ पे ये चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसका दिमाग इतना ही चलेगा, ये चॉकलेट है इसके लिए मुझे जिद करनी है और जिद करने से मुझे ये चॉकलेट मिल जाएगी। ये बुध है। तो बुध वाला जिसका लग्नाधिपति बुध होगा, फर्स्ट हाउस में बुध बैठेगा, ये व्यक्ति मजाकिया होगा, हर चीज में हाथ से ढूंढ लेगा। मतलब कभी कभी तो ऐसे लोग है ना गलत जगह पे गलत बात बोल के माहौल खराब कर देते हैं, वो हंसने की जगह ही नहीं है और वो वहां पे हंसने वाली बात कर देगा। जैसे कॉमेडियंस, कभी कभी तो वो अच्छी कॉमेडी करते हैं लेकिन कभी कभी वो अपनी लिमिट भूल जाते हैं, कभी कभी वो अपनी लिमिट भूल जाते हैं, ये बैड बुध है। ठीक है, आप एक हद तक व्यंग करो किसी पे वो चलता है, लेकिन आप अपनी लिमिट क्रॉस करो वो नहीं चलता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बुध फर्स्ट हाउस में होगा तो ये विद्वान होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटिव बुद्धि देगा ना, इसको कैलकुलेशन आएगा, ये कैलकुलेट कर पाएगा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन हास परिहास भी, मजाकिया होगा और ज्यादातर अपने हाथों से बात करेगा। आपको किसी का बुध पढ़ना है तो देखना व्यक्ति हाथों को ज्यादा यूज करता है क्या, बात करने में हैंड मूवमेंट्स रहेंगे उसके। तो जब भी वो हाथों से बात करेगा ना तो वो उसका बुध कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस कनेक्शन होगा ही होगा।
मित्रता का स्वभाव होगा और धनी होगा, पैसे वाला भी होगा, क्योंकि इसको कैलकुलेशन इतना रहेगा कि पैसे तो कमा ही लेगा, कैलकुलेशन करेगा दिन भर पैसा पैसा पैसा। छोटे बच्चे को क्या है, लालच दे दो वो कुछ भी काम करेगा, तो ये धनी होगा। द्वितीय भाव में बुध आ गया तो पावर हाउस है, उसका वाणी का ही भाव है, मीठी वाणी बोलेगा, मीठा मीठा बोल के सारा काम करा लेगा, ये सेकेंड हाउस का बुध है। वकील अच्छे होंगे, लॉयर्स की कुंडली मिले तो चेक करो सेकेंड हाउस बुध सिग्निफाई करता है क्या। आपको ये अलग अलग कुंडलियां यदि आपके नून लोगों में है तो कलेक्ट करिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं वहां पे यदि एक भी नियम लागू हो जाता है, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा और इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। अब जैसे मैंने भी कुछ नोट्स बनाए, जो मुझे रेलेवेंट लगे, जो मुझे चीजें मिली लोगों की कुंडलियों में, उसको मैंने यस यस ओके ओके करते गया। तो वो जब ओके ओके करते गए तो ये चीज दिमाग में बैठ गई, सेटल हो गई। तो अभी लॉयर होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काला कोट पहनता होगा, वो अच्छा डिस्प्यूट सेटलर भी हो सकता है। परिवार में कुछ गड़बड़ हो गई तो एक बंदा ऐसे कोई समझदार रहेगा जो दोनों पार्टियों को समझाएगा। कहीं कुछ कोई एसोसिएशन में गड़बड़ हो गई तो एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जो सबसे उसके टर्म्स अच्छे रहेंगे। वकील से कोई पंगा लेना नहीं चाहता, वकील चेंज भी कोई करता है ना तो उससे कोई पंगा लेना नहीं चाहता, ठीक है भैया जो लेनी देनी माफ, अभी हमारा हो गया, क्योंकि उसके पास आपके सीक्रेट्स रहते हैं। फिर आपका अपोनेंट यदि उसके पास चले गया तो आपकी स्टोरी पूरी खोल के रख देगा। तो जनरली वकील कोई बदलता नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि वो वकील खुद इसको छोड़ दे। तो वैसे ही अकाउंटेंट भी कोई बदलता नहीं है, नहीं तो रेड पड़ जाती है। आपने अकाउंटेंट चेंज करा, क्योंकि ज्यादातर व्यापारियों को अकाउंट्स की बुद्धि होती ही नहीं है। इंडिया में जो अकाउंट्स चलता है वो एडजस्टमेंट का चलता है कि कहाँ कैसे कौन सी चीज बचाई जाए, एडजस्टमेंट के पेपर्स बनाते हैं वो लोग। तो आप अकाउंटेंट चेंज करोगे तो आपकी कुंजी उसके हाथ में रहती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसने क्या एंट्री लगाई है, किधर क्या क्लॉज लगाया है, किधर क्या लगाया है। तो ये बुध अकाउंटेंट है, तो बुध से पंगा लेना थोड़ा सा, क्योंकि बुध को मतलब षडबल में भी क्या है 60% पावर मिला है। तो एक बच्चा जो रहता है वो सबसे खतरनाक रहता है घर की पोल खोलने के लिए। किसी बच्चे को आप घर से लेके जा रहे हो, वो घर में कोई चीज नहीं खाता है, आप कहीं गए किसी रिलेटिव के यहाँ और आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं इसको मत दो ये नहीं खाएगा, और जैसे आपने ये बोला नहीं नहीं आंटी मुझे बहुत पसंद है मैं तो खाऊंगा बोल के, वो आपके सामने आपकी रेड पीट देता है। और उनके घर में उसको वही चीज अच्छी लगती है, वो खाएगा बैठ के, तो सामने वाला भी सोचता है अरे कैसे लोग हैं ऐसा बोल दे रहे बच्चे के लिए। तो बुध ऐसा प्राणी है जो आपकी रेड कभी भी पीट सकता है। अब बुध क्या है, बच्चा है, तो दुनिया वाले हर चीज से जीत जाते हैं लेकिन औलाद से हार जाते हैं। आप सारी जंग जीत लो लेकिन औलाद से आप हार जाते हैं। आपका डिफीट पॉइंट आपकी बुध रहेगा। सेकेंड हाउस का बुध धन एकत्रित करने वाला होगा, क्योंकि बुध क्या है, बैंक भी है और बैंक का कारक बुध है, बैंक बैलेंस और बैंक का कारक बुध है, तो सेकेंड हाउस भी बुध है। सेकेंड हाउस में बुध अच्छा होगा तो बैंक बैलेंस अच्छा देगा, प्रोवाइडेड कि वो अच्छी परिस्थिति में हो। साहसी होगा, शुभ कार्य करने वाला होगा, कर्म अच्छे करेगा। तृतीय भाव का बुध अपने खुद के घर में है, पराक्रम का स्वामी है, लेकिन यहाँ का कारक कौन है, मंगल है। तीसरे भाव का कारक मंगल है और ये पराक्रम भाव का स्वामी कालपुरुष की कुंडली से होता है। तो यहाँ वाला बुध जो होगा ना, ये मीडिया में बहुत अच्छा काम करेगा, वेरी गुड ओरेटर। फर्स्ट हाउस में भी रहा तो बहुत अच्छा ऑरेटर रहेगा, थर्ड हाउस में भी रहा तो बहुत अच्छा ऑरेटर रहेगा। किसी भी भाव से तीसरा भाव उसका प्रॉफिट का भाव, मतलब अच्छा रहता है उसका। जैसे 12वां भाव बोलते हैं ना व्यय भाव होता है, दूसरा भाव प्रोग्रेशन का होता है, तीसरा भाव बहुत अच्छे प्रोग्रेशन का होता है। तो बुध तीसरे भाव में चतुर होगा, परिश्रमी होगा, अच्छा राइटर होगा, लेखक होगा, अच्छा लिखता होगा, संपादक हो सकता है, कवि हो सकता है। भाई बहन कम होंगे इसको, यदि बुध तीसरे भाव में है तो उसको भाई बहन कम होंगे।
क्योंकि यहाँ पे ये दूसरी चीजें देगा लेकिन कारक भाव नाश्य कर देगा। जब हम भावार्थ भवन से देखेंगे या कारक भाव वाले चैप्टर पे आएंगे, तो जो प्लेनेट जिस भाव का कारक स्वामी है, यदि वो उस भाव में बैठ जाए तो उस भाव का वो एक कारक को नाश कर देगा। छोटी यात्राओं का शौकीन होगा, इसके पड़ोसी अच्छे होंगे। तीसरा भाव और 11वां भाव क्या है? पड़ोस का है। पड़ोसी, तीसरा भाव पड़ोसी है, 11वां भाव मित्र है। तो जिसका 11वां भाव अच्छा रहता है उसको दोस्त बहुत अच्छे रहेंगे। फिर वहां पे मेल प्लैनेट और फीमेल प्लैनेट देखना पड़ेगा, तो उसकी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से ज्यादा रहेगी। फीमेल प्लैनेट है तो उसकी दोस्तानियां ज्यादा रहेंगी, मेल प्लैनेट है तो उसके दोस्त ज्यादा रहेंगे। चौथा भाव, चौथे भाव में जब बुध रहेगा तो व्यक्ति क्या होगा? विद्वान होगा, भाग्यवादी होगा, उसको वाहन सुख मिलेगा, उसको वाहन सुख मिलेगा, नीति दक्ष होगा, आलसी होगा, संगीत प्रिय होगा, म्यूजिक का शौक रखता होगा और राइटर होगा। चौथे भाव में भी लिखेगा। चौथे भाव में क्यों लोग वाहन सुख वगैरह क्यों होगा? क्योंकि चौथा भाव आपका घर है, भूमि है, बुध आपका दूसरे भाव में बैंक बैलेंस बताता है, तो ये इसीलिए फोर्थ हाउस में ये सारी चीजें देगा, क्योंकि फ्रेंड्स के हाउस रहेंगे ना इसके। बुध के जो नैसर्गिक दोस्त हैं, जो नैसर्गिक फ्रेंड्स है, उनके भाव में भी जब ये जाएगा तो अच्छे फल देगा। लेकिन फिर पंचदा मैत्री भी देखनी पड़ेगी। हमने पढ़ी है न्यूट्रल नेचुरल फ्रेंड्स एंड तत्कालिक मैत्री, और उसके बाद फिर पंचदा मैत्री टेबल बनाया था हम लोगों ने इस चीज का। तो कभी भी कंडीशन फ्रेंडशिप कंपलसरी देखना जरूरी है कि ये फ्रुक्टिफाई होती है कि नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी नैसर्गिक मित्रता शत्रुता में टेम्पररी बहुत ज्यादा कमाल कर देती है। पंचम भाव में, पंचम भाव का बुध बहुत अच्छा होता है। पंचम भाव का बुध, पंचम भाव क्या है? किसी भी चीज का अट्रैक्शन होना, और वहां पे बुद्धि आ गई तो पंचम भाव के बुध वाला वाद्य यंत्रों के प्रति रुचि रखेगा, परिश्रमी होगा और इसकी बुद्धि कुशाग्र होगी। ये बहुत जल्दी किसी भी चीज को इमिटेट करेगा। अच्छा कॉपी कैट होगा। जिसका पंचम भाव का बुध होगा ना, वो जिस गुरु से जो भी चीज सीखेगा उसको एज इट इज कॉपी कर लेगा, या उसने कोई चीज देख भी ली तो उसको वो चीज समझ में आ जाएगी और वो कॉपी कर लेगा। एज इट इज वो ट्रांसफर करने की भी क्षमता रखता होगा कि वो ट्रांसफर भी कर देगा पंचम भाव का बुध। छठे भाव का बुध, अब यहाँ पे बुध क्या हो गया? अपने घर में आ जाएगा जब कालपुरुष की कुंडली में, तो अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है ना। और यहाँ का स्वामी कौन है? कारक कौन है? मंगल है। बुध की दोनों राशियों में मंगल आता है, तो एक राशि में मंगल पराक्रम का स्वामी है और एक राशि में मंगल क्या है? उस भाव का कारक है जहाँ पे रोग ऋण शत्रु। तो जब भी छठे भाव में शत्रु आएगा तो यहाँ का बुध क्या है? झगड़ालू हो जाएगा। जो बुध तीसरे भाव में अच्छा बोल रहा था ना, वो छठे भाव में जाके क्या है? झगड़ालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शत्रु, तो शत्रु से प्यार से बात तो करोगे नहीं, या जिससे लोन लिया है या जिसको लोन दिया है अब वो दे नहीं रहा है तो उसको हाँ भैया, हाँ काका ऐसा तो बोलोगे नहीं, फिर तो उसको दूसरी लैंग्वेज में बात करोगे, तो झगड़ालू हो ही जाओगे। क्योंकि यहाँ पे बुध उच्च का होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का भाव है तो वहां पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से उसमें आ जाएंगे। किस कारण झगड़ा होगा? क्योंकि यहाँ पे बुध को अभिमान आ जाएगा, मेरा घर है, मेरा क्षेत्र है, और मंगल यहाँ का कारक है। मंगल बोलेगा भाई मेरे को काम करने दे, तो बोलेगा मेरा घर है, मेरे हिसाब से काम कर। मंगल बोलेगा मेरे को डिपार्टमेंट इसका दिया गया है, मैं काम करूंगा। ये दोनों के झगड़े में काम खराब हो जाएगा।
सप्तम भाव में यदि आ जाएगा तो सप्तम भाव में जब बुध आएगा तो ये व्यक्ति क्या होगा, सुंदर होगा। सातवां भाव क्या है, व्यापार का भाव है, व्यापार में चतुर होगा, बुद्धि इसको व्यापार वाली मिलेगी, व्यापार करने में अच्छा होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, सब कुछ अच्छा करेगा। लेकिन सप्तम का बुध वैवाहिक के लिए अच्छा नहीं। सप्तम भाव में यदि बुध और शनि दोनों बैठ जाए तो उस बंदे को विवाह नहीं करना चाहिए। वो विवाह के जो मेन उसकी क्या बोलते हैं क्वालिटी रहती है ना, उसके लायक नहीं रहता है, क्योंकि 12वें भाव में बुध नीच का होता है काल पुरुष की कुंडली से देखे तो, और 12वां भाव है बेड कंफर्ट, तो उसमें उन चीजों की कमी आ जाती है जो शादी की सबसे बड़ी जरूरत को पूरा नहीं करते हैं। तो जब भी सप्तम भाव में बुध शनि दोनों साथ में आ जाए तो उस कुंडली को जरा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों नपुंसक प्लैनेट है, दोनों न्यूट्रल प्लैनेट है। तो they will not give the potency area of fulfilling the marital this thing, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पौरुष की कमी देगा, आयु लंबी दे देगा, संन्यास योग भी बनाएगा। यदि 6, 7, 8 और 12 जुड़ जाए तो संन्यास योग बनाएगा, बुध शनि केतु तीनों भी आ जाए। जब हम योग में जाएंगे, योग पढ़ेंगे, तो वहां आप देखोगे कि क्या प्लैनेटरी पोजीशन और कॉम्बिनेशन बनने से व्यक्ति, तो सन्यासियों की आयु तो दीर्घ होती है, बहुत लंबा जीते हैं। हम लोग 70-75 में मतलब बहुत ज्यादा जी लिए, 70-75 जी लेंगे तो वो लोग तो 100 तक भी पार जाते हैं ना। तो 100 तक पार इसीलिए जाते हैं वो कि आयु लंबी देगा लेकिन पौरुषत्व की कमी दे देगा। अष्टम भाव का बुध, अष्टम भाव में ऐसे लाल किताब से तो मंगलबद्ध हो जाता है यदि बुध अष्टम में आए तो, क्योंकि शमशान में चले जाता है, उसकी कुछ रेमेडीज होती है, लेकिन दीर्घायु देगा, आयु के हिसाब से कुछ भी गड़बड़ी नहीं करेगा, तो दिक्कतें बहुत दे देगा, क्योंकि यहाँ पे फिर ये बुध जाके मंगल और शनि से मिलेगा। काल पुरुष के हिसाब से ये मंगल का घर है और शनि इसका कारक स्वामी है। तो बुध की जब एक से दोस्ती और एक से दुश्मनी है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ जाएगा, अभिमानी होगा, लेकिन यहाँ का बुध सरकार से सम्मान दिलाएगा, गवर्नमेंट महकमे में इसकी अच्छी पहुंच पकड़ होगी, लोग इसको सम्मानित करेंगे, विरासत में धन मिलेगा, इसको फैमिली से कुछ ना कुछ धन प्राप्त होगा। दशम नवम भाव का बुध, 9वें भाव में जब ये बुध जाएगा तो व्यक्ति सत्यवादी होगा, विद्वान होगा, कवि होगा, लोकप्रिय होगा, ज्योतिषी हो सकता है। जिसका बुध नवम भाव में है वो ज्योतिषी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था ट्राइन का संबंध होना चाहिए जब हमने पढ़ा था कि ज्योतिषी कौन बनेगा, तो ऐसे थोड़े कॉम्बिनेशंस बताए हैं कि ये कॉम्बिनेशन से व्यक्ति इन साइंसेस में जाएगा। विद्वान होगा और यहाँ पे भी क्या है, व्यापार में ये एक अच्छा व्यापारी होगा, यदि नवम भाव का बुध है तो अच्छा व्यापारी रहेगा, प्रोवाइडेड कि उसकी कंडीशन अच्छी रहना चाहिए, वो मतलब शुभ दृष्टि शुभ उसमें रहना चाहिए तो रहेगा। ये हम अभी इंडिविजुअल प्लैनेट की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस बाद में देखेंगे कि मतलब ये चीज तो वहां पे विद्यमान रहेगी ही रहेगी। उसके बाद 10वें भाव में जब ये बुध 10वें भाव में जाएगा तो ये बंदे को क्या बनाएगा, सत्यवादी बना देगा, जो भी है वो खुला खुला बोलने वाला, चाहे लड़के बोलो चाहे अच्छे बोलो चाहे जैसे भी बोलो। उसके बाद सम्मानित व्यक्ति रहेगा, ये हमेशा पढ़ता रहेगा कुछ ना कुछ, अध्ययनशील, क्योंकि कर्म का भाव है ना, और बुध क्या है, पढ़ाई है, पढ़ना है, तो ये कुछ ना कुछ कर्म ऐसा करेगा कि इसको अध्ययन करते ही रहना पड़ेगा। ये यदि अष्टम से और 12वें से कनेक्ट हो जाए तो रिसर्च में चले जाएगा, तो रिसर्च वाले लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पेपर पढ़ते रहते हैं वो लोग,
या तो पेपर लिखते रहेंगे या कोई किताब या कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। तो जिसका बुध 10 से कनेक्ट होगा उसको कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत होगी, चाहे जो पढ़े हो। अब आपके पास इतना कंटेंट आ जा रहा है, आप एक एक प्लेनेट को पकड़ के 10-10, 12-12 कुंडलियों पे काम करना चालू करो। तो ये जितना भी हम लिख रहे हैं या जितना भी हम बात कर रहे हैं, ये चीज वहां पे अप्लाई होती है कि नहीं होती? मैंने बता दिया, आपको इसको मानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ये मेरे रूल्स ये जो है ये मुझे अप्लाई हुए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि दिने दिने नवम नवम, रोज यहाँ पे नए फाइंडिंग्स होते हैं। तो इन चीजों को जब आप अप्लाई करोगे तो इसमें फिर आप कॉम्बिनेशन भी बिठा सकते हो, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन है, ये चीज काम कर रही, ये बंदे के लिए ये काम कर रही, तो ये रूल काम करता है। ठीक है। माता पिता का आज्ञाकारी होगा 10th भाव का शुक्र, क्योंकि चौथा भाव माता है, यहाँ से माता को देखेगा, और 10वां भाव या नवम भाव हम पिता का गिनते हैं, तो पिता के आश्रय में रहेगा और माता की दृष्टि रहेगी, तो इसीलिए ये माता पिता का आज्ञाकारी। क्यों माता पिता का आज्ञाकारी? क्योंकि चौथा भाव माता का है, 10वां भाव पिता का है, ऐसे नवा बोलते हैं लेकिन नवा गुरु का भी होता है। तो सप्तम से सप्तम, यदि चतुर्थ माँ है तो दशम पिता है ना, कर्म का कारक है। तो ये माता की दृष्टि में है और पिता के आश्रय में है, इसीलिए माता पिता का ये आज्ञाकारी होगा। एकादश भाव में 11वें भाव का शुक्र क्या होगा? दीर्घायु होगा, योगी होगा, धनी होगा, प्रसिद्ध होगा, विद्वान होगा, नेता हो सकता है। ये 11वें भाव के बुध के कॉम्बिनेशन है। 12वें भाव में बुध नीच का हो जाता है, तो यहाँ पे ये आलसी हो जाएगा, कम बोलने वाला, शास्त्रों में विद्वान, वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने वाला और दानी। जैसे मैंने बोला कि बुध का जब भी 12 कनेक्शन आएगा तो ये व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाएगा। इसमें यदि शनि केतु कॉम्बिनेशन और 8, 6, 7, 8, 12 यदि जुड़ता है तो ये सन्यास योग बना देगा, तो ये व्यक्ति को दीन दुनिया से कुछ लेना नहीं होगा, फिर ये सन्यासी हो जाएगा। या घर में रहते हुए भी सन्यासी रहेगा, इसको कोई मतलब ही नहीं है। यदि बुध 12वां है तो इसको घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहेगा, अपने आप में रहेगा। ये बुध 1 से 12 तक हुआ। अब हम करेंगे बृहस्पति 1 से 12। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति विस्तार है, किसी भी चीज का फैलाव है, जहां बैठेगा वहां के चीजों को फैला देगा, यह है बृहस्पति। बृहस्पति किसी भी चीज का आपको एक्सपेंशन देखना है तो आप बृहस्पति से देखोगे। और क्या है? बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति पिता है, पिता के लिए भी सूर्य को भी हम पिता बोलते हैं, लेकिन बृहस्पति को भी पिता बोलते हैं क्योंकि गुरु है ना, गुरु पिता समान रहता है। बृहस्पति आपका पूर्व पुण्य भी रहता है क्योंकि नवम भाव का स्वामी है। तो बृहस्पति से हम क्या देखते हैं कि पूर्व पुण्य। अब ये बृहस्पति जब प्रथम भाव को सिग्निफाई करेगा, तो यदि प्रथम भाव में व्यक्ति है तो व्यक्ति ज्ञानी होगा, यानी पूर्व जन्म से कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आया है वो। फर्स्ट हाउस में जब बृहस्पति है तो बृहस्पति ये वाला व्यक्ति ज्योतिष विद्या में जा सकता है। जब आप प्रोफेशन पे या बिजनेस पे या जॉब पे आओगे ना, तब आप यदि फर्स्ट हाउस में है तो इसको कुछ ना कुछ पास्ट नॉलेज रहेगा, जिसके कारण से वो बृहस्पति उसके चौथे भाव में आया है, फर्स्ट हाउस में आया है। तो ये व्यक्ति में ज्योतिषी बनने के प्रबल गुण रहेंगे क्योंकि दिमाग में ही ज्ञान बैठा हुआ है उसके, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ धुन उसको लगी हुई रहेगी। दीर्घायु होगा, परिश्रमी होगा, विद्वान होगा, लेखक होगा, प्रतिष्ठित, क्योंकि गुरु का कभी भी सम्मान होता है चाहे उसकी आयु जो भी हो। यदि ये बात सत्य नहीं होती तो सुखदेव जी से कोई भी कथा नहीं सुनते, वो तो बहुत छोटे थे। कपिल मुनि का सांख्य योग हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो भी बहुत छोटी आयु में अपनी माता को सब कुछ बता के चले गए थे। तो आयु का ज्ञान से कोई संबंध होता नहीं है।
लेकिन जिसका फर्स्ट हाउस में गुरु रहेगा उसको लोग सब मान्यता देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि वैसी रहेगी। कब? जब गुरु शुभ अवस्था में है। अब गुरु अस्त है, गुरु वक्री है, तो वक्री गुरु क्या रहेगा? उल्टी बुद्धि देगा हर चीज में। क्यों? अब आप ये वक्री गुरु वाले रहते हैं, जिस बच्चे को आप बोलोगे ना देखो अपने घर का ये ट्रेडिशन है, अपने को फॉलो करना चाहिए, तुम ऐसे समझ लो, क्यों करना है? ये वक्री गुरु है, फर्स्ट हाउस वक्री गुरु। इसको पहले ही बहुत नॉलेज है, फिर ये उल्टी बुद्धि लेके बैठा है, तो ये पूछेगा क्यों करना है? हम नहीं करेंगे, या हमारी मर्जी नहीं है हम नहीं करेंगे। वो ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारी मर्जी नहीं है हम नहीं करेंगे। तो ये वक्री बुध है। और बुध अस्त है तो इसको है ही पावर का बलम, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये बुध अस्त वाले कि इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप उसको कितना ही समझा दो। तो जिसका बुध अस्त है, गुरु अस्त है, उसको कोई बुद्धि समझ में ही नहीं आएगी गुरु वाले को, क्योंकि गुरु अस्थि है ना, एकदम मध्यम पावर लेके बैठा है। और गुरु वक्री है तो हर चीज में किंतु परंतु रहेगा। आप बोलो स्टील के गिलास में पानी पी लो, बोलेगा चीनी में क्यों नहीं पीना? भाई स्टील में पी लो। बर्तन वाली आ नहीं रही है, स्टील के बर्तन मत करो, बॉटल में ही पी लो, डिस्पोजेबल में ही पी लो। तो क्यों नहीं पियेंगे? हम धो देंगे लेकिन हम स्टील में ही पिएंगे। बेफालतू की हुज्जत करने वाला व्यक्ति। ये प्लैनेट जितने भी मैंने बताए हैं, इनकी अवस्था देखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने बालादी अवस्थाएं करी, कितने डिग्री पे बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है। अब भाव से तो उच्च का है, लेकिन राशिगत नीच हो गया, तब भी इसके असर पूरे 100% नहीं है। ये काल पुरुष के हिसाब से शुभ अवस्थाओं में सारी है कि महर्षि पराशर लिख के गए कि ये चीजें, ये कॉम्बिनेशन रहेंगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी भी मिलावट हो गई तो पानी जब शुद्ध है तब साफ है, लेकिन जैसे जैसे समतल पे जाता है, जैसे जैसे धरा पे जाता है, तो कहीं हरा, कहीं पीला, कहीं नीला, वैसा होता जाता है। अदरवाइज विश्व में रेड सी, ग्रीन सी, येलो सी ऐसी होती नहीं थी। क्यों ये नाम रखे गए? कि वहां की उसने धरती का या उस बैकग्राउंड का इसने ले लिया आचरण। तो गुरु जब फर्स्ट भाव में है तो व्यक्ति में इतना ज्ञान है कि वो किसी को कुछ बता सके। तो पुराने जमाने में ज्योतिषी सिर्फ हम आप जो काम कर रहे वो काम नहीं करता था, उसको आयुर्वेद का नॉलेज था, उसको वास्तु का नॉलेज था, उसको कुंडली पढ़ने का नॉलेज था, उसको शकुन शास्त्र का नॉलेज था, उसको अच्छे बुरे का हर चीज का नॉलेज था। ज्योतिषी यानी क्यों? क्योंकि वो प्रकृति को पढ़ के, ईश्वर का संदेश पढ़ के किसी को कुछ बता सके, वो व्यक्ति ज्योतिषी होता है। और एस्ट्रोलॉजर वो जो सॉफ्टवेयर में देख के कुछ कुछ चीजें बता सके जो प्रकृति को ना पढ़े, क्योंकि वो तारों की चाल को पढ़ता है ना। एस्ट्रोलॉजर कौन? हु फॉलोज एस्ट्रोनॉमी इज एन एस्ट्रोलॉजर। देयर इज अ वेरी वास्ट डिफरेंस बिटवीन ज्योतिषी एंड एस्ट्रोलॉजर, दे आर नॉट सिनोनिम्स। तो इसीलिए हम कभी भी बोलना है तो हम एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलना है, हम बोलना है हम देवज्ञ है या ज्योतिषी है, क्योंकि तब हम ईश्वर की बात कनेक्ट कर पाएंगे। और जब हम एस्ट्रोलॉजी बोल देंगे ना कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हम सिर्फ तारों की बातों से कनेक्ट कर पाएंगे। हिंदी एक इतनी सुंदर भाषा है कि जो बोलती है उसका मीनिंग ही वही रहता है। अब एक ज्योतिषी क्या, ये फर्स्ट हाउस का गुरु उसको क्या बनाएगा? ज्योतिषी बनाएगा, यानी कि उसको कुछ तो पूर्वाभास होता होगा या कुछ तो उसको सिम्टम प्रकृति का समझ में आता होगा। जब अच्छी अवस्था में है तो डेफिनेटली ये एक बहुत उच्च श्रेणी का ज्योतिषी बनेगा, देवज्ञ बनेगा। परिश्रमी होगा, क्योंकि इनको परिश्रम करने की आदत होगी, हर चीज का ये परिश्रम करेंगे। उसके बाद सूक्ष्मग्राही, यानी कि इसका जो आत्मसम्मान है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। अहंकारी होगा थोड़ा सा, क्योंकि जिनको नॉलेज ज्यादा रहता है ना, उनको छोटी सी बात पे भी उनका गुब्बारा फूट जाता है। किसी ने छेड़ दिया और वो
गर्म हो गए। तो जो जितना ऊंचे आसन पे बैठता है ना, उसको छोटी सी पिन चुबाना उतना आसान होता है। कुछ तो भी एक ऐसी बात बोल दो जो उसके अहंकार को चोट करती हो, और वो ढेर हो जाएगा। ये मतलब जितने भी उच्चासन और बड़े लोग रहते हैं ना, इनको हलाना बहुत आसान रहता है, और जो धरती से जुड़ के चलता है ना, इसको कोई हला ही नहीं सकता। तो कभी भी इसीलिए बोलते हैं ना कि अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाओ, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो लोग आपको इजीली हला नहीं सकते या धक्का दे नहीं सकते, लेकिन जो ये डाउन टू अर्थ नहीं रहते हैं ना, उनको बहुत इजीली रहता है उनका आसन हिलाना। ऐसा करेंगे और वो हिल जाएगी। ये धार्मिक प्रवृत्ति का होगा और सरकार द्वारा सम्मानित होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? सरकार है, सूर्य यहाँ का कारक है। दूसरे भाव में जब बृहस्पति जाएगा, दूसरे भाव में बृहस्पति जाएगा तो ये व्यक्ति क्या होगा? सुंदर शरीर का होगा, मीठी वाणी बोलता होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये बृहस्पति जाके चंद्रमा से मिलता है, चंद्रमा उच्च का होता है, शुक्र से मिलेगा जो इसका कॉम्पिटिटर है। तो चंद्रमा से जब मिलेगा तो गज केसरी बनाएगा, तो सुंदर तो होगा ही। पति पत्नी चोरी करना है गज केसरी बनाने के लिए, और सुंदर होगा तो चोरी भी होगी। और शुक्र से मिलेगा तो भाई शुक्र के घर में जा रहा है, तो एक गुरु जब दूसरे गुरु के घर में जाता है तो थोड़ा व्यवहारिकता का ध्यान रखता है। आपको ज्योतिष को ऐसे पढ़ना है कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बैठ रहा है, क्यों, इसके पीछे क्या चीज, क्या लॉजिक है। तो अभी अभी आप एक गुरु हो, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म के, दूसरे पंथ के उसमें चले गए। समझो कि आप एक पर्टिकुलर पंथ को फॉलो करते हो, या आप जगन्नाथ मंदिर के मठ के मठाधिपति हो, और आप योगी जी के घर में जा रहे हो, योगी जी एक गोरखनाथ मंदिर के वहां पे जा रहे हो। अब ये दोनों गुरु क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों मठाधिपति लेकिन एक दूसरे के घर में जा रहे हैं, तो एक मर्यादा का पालन करेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे। पीछे कुछ भी बोलते हो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे हाउस में जाएगा तो ये क्या बोलेगा? बात तो अच्छी करेगा, मीठा बोलेगा। संतान सुख होगा, धनी होगा, क्योंकि ये बृहस्पति जब धन भाव में जाएगा ना, तो ये धन को फैलाव कर देगा, उस भाव का फैलाव कर देगा, बढ़ा देगा उस चीज को। जो भी चीज, जो भी वहां का कारक है ना, वो कारकत्व को बढ़ा देगा। लेकिन दूसरा भाव मारक भाव भी है, तो बीमारी भी अच्छी तोल मोल के देगा, बीमारी भी बड़ी देगा, या मृत्यु का कारण भी कोई बड़ा होगा, क्योंकि मारक का स्वामी है। सरकार से सम्मानित, लोकप्रिय, अच्छे कर्म करने वाला, शत्रुओं को पराजित करने वाला, और लंबी आयु होगी। यही बृहस्पति जब तीसरे भाव में जाएगा तो संयमी होगा, क्योंकि पराक्रम के साथ बुद्धि मिल जाएगी। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का है। पराक्रम के साथ जब ज्ञान मिल जाता है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। लेखक होगा, इसको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा, ये योगी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। जिसका बृहस्पति तीसरे भाव में है वो हर चीज को सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल और बुध से मिलेगा ये गुरु। बुद्धि भी मिल जाएगी, पराक्रम भी मिल जाएगा, और ज्ञान भी मिल जाएगा। तीन चीजें मिलेगी इसको यहाँ पे। काल पुरुष की कुंडली हमेशा याद में रखनी है, चाहे लग्न कोई सा भी हो, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये चीजें काम करती है। क्योंकि लाल किताब में हम कोई दूसरा लग्न लेते ही नहीं है, हम मेष लग्न से ही पूरी चीजें से, हमारे लिए भाव ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जब हम लाल किताब से पढ़ते हैं। तो वहां पे हम कोई लग्न मानते ही नहीं है, हम खाली प्लेनेटरी पोजीशन से पूरा प्रेडिक्शन करते हैं। ये प्लेनेट यहाँ पे है, इसका प्रेडिक्शन ये है। वहां पे सिर्फ 12 भाव और 9 प्लेनेट गिने जाते हैं। तो जैसे आप कॉम्बिनेशन, तो काल पुरुष की कुंडली तो आपको कंसीडर करनी ही है। फिर ये व्यक्ति सम्मानित होगा। चलो एग्जाम्पल दे देती हूँ। मेरी मेष लग्न की कुंडली और मेरा बुध तीसरे भाव में, मेरा गुरु तीसरे भाव में बैठा हुआ है। मेरी मेष लग्न की कुंडली है, मेरा गुरु तीसरे भाव में बैठा हुआ है। ठीक। लोकप्रिय, यात्राओं का शौकीन, और है ना, जो आपके प्लैनेट्स रहते हैं ना, जो आपका किस्मत का ग्रह रहता है ना, उसका काम करना चाहिए। तो अब ये वायु तत्व राशि में बैठा हुआ है। हाँ, अब मैं जितनी हवाई यात्राएं करूंगी ना, उतनी मुझे सक्सेस मिलेगी।
वायु तत्व राशि में बैठा है ना, सक्सेस कहाँ देगा? थर्ड हाउस का कारक है, बुध की दशा आने वाली है, पढ़ो पढ़ाओ, लोगों को पढ़ाओ। बुध क्या है? कम्युनिकेशन का कारक है, लोगों से कनेक्शन बनाओ, आपकी अपने आप कैसे कनेक्ट करना है आपको ऐसे देखना है। फिर वायु तत्व राशि में कौन बैठ गया? किस्मत का प्लैनेट बैठ गया। वायु तत्व में बैठा है यानी हवाई यात्रा तो करनी ही है। अब हवाई यात्रा करो ना करो तो 2-4 हवाई बातें तो कर ही लेना, तो ये आपका एलिवेशन हो जाएगा। प्लैनेट को कैसा एक्टिवेट करना है? प्लैनेट को आप ऐसे एक्टिवेट करोगे। सच्ची में मेरा मेष लग्न है और गुरु ऐसे तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो इसमें कुछ चीजें मेरे से मिलती है, तो मेरे को जो अच्छी अच्छी लगी वो मैंने सारी लिख ली कि हाँ मेरे में ये मिलती है, चलो ये लिख लो अपन ऐसा। चतुर्थ भाव, और मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मतलब मुझे रोज ही कोई बोल दो ना कि यहाँ चले जाओ तो गाड़ी लेके निकल जाऊंगी। रोड ट्रैवल भी बहुत पसंद। चतुर्थ भाव में शौकीन मिजाज, आराम तलब, सुंदर शरीर, परिश्रमी, ज्योतिषी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, कम संतान, सरकार द्वारा सम्मानित और मां से स्नेह करने वाला। अब लग्न कुंडली में तो ये गुरु ऐसा तीसरे भाव में बैठा है और केपी कुंडली में चौथे भाव में आ गया, तो कभी कभी ये तीसरे भाव का फल देता है और कभी कभी ये चौथे भाव का फल देता है। प्लैनेट सिग्निफिकेटर में आप जाओगे तो यही गुरु सूर्य के साथ चौथे भाव में आ गया, तो गज केसरी बना रहा है। चौथे भाव का गुरु गज केसरी बनाता है। कम संतान, तो संतान 2 ही है मेरी, ज्यादा नहीं है, 2 ही संतान है। कुटुंब में सबसे ऊंचा स्थान, हाँ यदि मैं पता है सट्टेबाजी में सफल, यानी कि यदि शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करें ना तो इनको अच्छी वो मिलती है, सक्सेस मिलती है। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है ना शेयर्स का वो सबसे स्ट्रांग है। 60,000 लगा के भी वैसा 12-13 लाख रुपए आ सकते हैं। तो इनको स्पेक्युलेशन में फायदा मिलता है। पंचम भाव का, पंचम भाव का यदि गुरु, पंचम भाव में यदि गुरु का गुरु रहे तो ये व्यक्ति क्या होगा? सबसे पहले तो लोकप्रिय होगा, क्योंकि पंचम भाव इंटरेस्ट का है। ज्योतिषी होगा, अच्छा ज्योतिषी, क्योंकि हमने जब ज्योतिषियों की कॉम्बिनेशंस पढ़े थे तब मैंने बताया था कि 5th हाउस में यदि गुरु का कुछ कॉम्बिनेशन आता है तो व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रहेगा ना। यहाँ पे भी क्या है? सूर्य है, उसका फ्रेंड है। फिर ये क्या है? डीएनए है हमारा, 1, 5, 9 जो है वो हमारा डीएनए है। तो पहले हाउस का गुरु भी ज्योतिषी होगा, यानी कि अच्छा जिसको नॉलेज होगा। ज्योतिषी का टर्म ये नहीं है कि सिर्फ आपको पत्री पढ़ना आता हो, वो व्यक्ति जिसको हर चीज का नॉलेज हो। आप उससे देश दुनिया के बारे में पूछ लो बता देगा, सीरियल के बारे में पूछ लो बता देगा, मूवी के बारे में पूछ लो बता देगा। अच्छी बुरी सलाह देने वाला एक सलाहकार। ज्योतिषी क्या है? कंसल्टेंट है। वो व्यक्ति जो अच्छी सलाह दे सके उसको ज्योतिषी बोलते हैं। तो 1st, 5th और 9th हाउस क्या है? हमारा डीएनए है। वो क्या है? मैं, मेरा बच्चा और मेरे पिता। तो आपका डीएनए ये ट्राइन में ही चलेगा, जो भी आपके डीएनए है ये 3 में ही चलेगी। ये आपका पैटर्नल डीएनए हो गया। मैटरनल डीएनए क्या हो जाएगा? 4, 8, 12 जो मम्मी के तरफ का रहेगा। तो मम्मी के तरफ का डीएनए हो जाएगा 4, 8, 12 का जो ट्राइन है ना वो मम्मी के तरफ का डीएनए हो जाएगा, जल तत्व। और फादर के तरफ का डीएनए क्या हो जाएगा? अग्नि तत्व हो जाएगा। ठीक है। छठे भाव में गुरु जाएगा तो क्या करेगा? छठा भाव है गुरु नंबर, ये प्रसिद्ध विद्वान होगा, लेकिन इसका है ना शरीर रोगी होगा, जल्दी बीमार पड़ता होगा। छठे भाव का गुरु वाला बीमार ज्यादा पड़ता होगा। और इसके शत्रु भी कम रहेंगे। छठे भाव के गुरु में बीमार पड़ेगा लेकिन ठीक भी हो जाएगा। 7वें भाव का गुरु,
जिसका भी 7वें भाव का गुरु रहता है उसको पत्नी विद्वान मिलती है या पति विद्वान मिलता है। तो मतलब एक क्षेत्र तो वो एक जंग तो जीत जाता है, चलो पति पत्नी तो समझदार मिलेगा उसको, तो वहां पे उसको ज्यादा माथा लगाने नहीं पड़ेगा कि हाँ भैया चलो अपना सप्तम तो सुरक्षित है, यहाँ लड़ाई झगड़े का कोई काम नहीं है क्योंकि कोई ठीक ठाक व्यक्ति मिलने वाला है अपने को। बुध गुरु दोनों ही बैठ जाए तो बुद्धिमान भी होगा और ज्ञानवान भी होगा। तो ये जिसका भी पति पत्नी बुद्धिमान और ज्ञानवान, जिसका सप्तम में बुध गुरु या गुरु कॉम्बिनेशन आ जाए तो उस व्यक्ति को प्रसिद्धि अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र और गुरु यदि काल पुरुष की कुंडली हम देखें तो शुक्र और गुरु यानी कि 2 विद्याओं का ज्ञाता होगा। इसको अच्छी बुरी मतलब इसको डिस्क्रिमिनेटिव विद्या आती होगी, ये डिस्क्रिमिनेशन जानता होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करने से क्या होगा क्या नहीं करने से क्या होगा, या किसी को सलाह अच्छी देता होगा, अच्छा सलाहकार होगा, लोग इसका आदर सम्मान करेंगे। और इसका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। अब जिसको पत्नी अच्छी मिल जाए तो वो व्यक्ति की किस्मत ही जोरदार रहेगी। भाई बुद्धिमान में मिल जाए और ज्ञानवान भी मिल जाए तो इसको माथा लगाने की जरूरत नहीं, और किसी को पति ऐसा मिल जाए जो बुद्धिमान भी और ज्ञानवान भी हो तो उसको भी माथा लगाने की जरूरत नहीं, सब कुछ संभाल ही लेगा, है ना। अष्टम भाव का बुध, अष्टम भाव का गुरु, अष्टम भाव का गुरु मैंने बोला था कि इसमें इतनी ताकत है जीव कारका में कि ये शमशान में जाते हुए व्यक्ति को चंद सांसें दे जाए, क्योंकि गुरु जो है वो जीव कारका है और अष्टम भाव है शमशान यानी कि मृत्यु भाव है आपका। तो जब किसी मृत्यु आसन या मरणासन व्यक्ति के पास अष्टम गुरु वाला जाएगा तो जब तक ये वहां बैठा रहेगा या जब तक सूर्य अष्टम का भी रहेगा ये बैठा रहेगा जब तक वो व्यक्ति मरेगा नहीं, और ये वहां से हटा नहीं और वो बंदा हटा नहीं, वो भी चले जाएगा, लेकिन ये चंद सांसें तो दे देगा। नवम भाव का गुरु, गुरु अपने भाव में रहेगा, पूर्व पुण्य का भाव है, यदि गुरु यहाँ पे आया तो थोड़ी सी सन्यासी प्रवृत्ति देगा पुराने ज्ञान के कारण। योगी होगा, शास्त्र और वेदों का ज्ञाता होगा, यानी वेद वेदांत ये कभी भी बात क्या है पुरानी करेगा। नवम भाव के गुरु वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, शास्त्र सम्मत बात करिए, हमारे पुराने ग्रंथों में तो मेष लग्न के जातकों को देख लेना, ज्यादा पुराना रिकॉर्ड ज्यादा रिपीट करते, जैसे मैं हूँ, ज्यादातर धर्म की बात, शास्त्र की बात, अपने धर्मों में ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है। तो एक 8-10 कुंडलियां इकट्ठी करो मेष लग्न के जातकों की, उसमें देखो नवम भाव का स्वामी गुरु है तो गुरु कहीं ना कहीं आ रहा है, ऐसा हुआ था उस समय में हमने ऐसा करा था, पुरानी बात को जो ज्यादा करता हो वो पुरानी बात को करेगा, जो हो चुका है जो बीत चुका है जो पुराना शास्त्र है उसकी बात उसका रेफरेंस देगा, किसी भी चीज के लिए पुरानी बातों का रेफरेंस देगा। सरकार से सम्मानित कुशाग्र बुद्धि वाला, एक 159 में जब भी ट्राइन में गुरु आएगा तो ये कुछ ना कुछ सरकार का कनेक्शन देगा। 10th भाव में, 10th भाव में गुरु यदि आ जाएगा तो भावगत तो नीच हो जाएगा, अब राशि जो भी रहो, तो क्या होता है कर्म के आगे कभी कभी ज्ञान फेल हो जाता है। गोपियों ने कर्म करा, क्या कर्म करा, कृष्ण भगवान को समर्पण का, ये गोपियों का कर्म था। वहां पे उद्धव का ज्ञान क्या हुआ, फेल हो गया। उद्धव गया था ज्ञान बांटने, उनकी बुद्धि को वो बोल रहा था इनकी बुद्धि करप्ट हो गई है, चलो मैं वो लगा देता हूँ चिप और यहाँ से वायरस निकल जाएगा, तो वो तो उल्टा हो गया, वो ही करप्ट हो गया, वो ही नहीं आया 2-4 महीने तक। तो भगवान बोले ये उद्धव गोपियों को मनाने गया था ये भी वहीं रह गया, चलो इसको मैं देख के आता हूँ। तो वो बोलता है मैं आया तो इनको था लेकिन मेरा यहाँ मान मर्दन हो गया क्योंकि इनके कर्म के आगे मेरा ज्ञान फेल हो गया।
तो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, कभी कभी बोलते हैं कि बुद्धि लगा लेना चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए काम करने में। कोई लोग रहते हैं काम नहीं करते हैं देखो, और दूसरों को भी करने नहीं देते हैं, फुकट की बातें करना चालू कर देते हैं या ज्ञान पेलना चालू कर देते हैं। तो वहां पे क्या बोलते हैं, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, काम करो। तो इसीलिए कर्म क्षेत्र में ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना चाहिए। जो टू डू लिस्ट दी हुई है वो टू डू लिस्ट से काम फटाफट करना चाहिए, तो काम सरकता है। अब यहाँ पे जब गुरु आएगा ना, तो ये प्रोटोकॉल्स देगा, हाईएस्ट पोजीशन देगा, प्रधानमंत्री बना सकता है, किसी जगह का आपको पोस्ट तो दे देगा ये, कोई से भी एरिया का। अब वो उसकी पोजीशन के हिसाब से देगा कि किसका सरदार बनाना है उसको, पोजीशन के हिसाब से सरदार बना देगा। वहां पे उसकी पोजीशन कितनी अच्छी है, कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो उस हाई पोस्ट तक ले जाएगा। चाहे ग्राम पंचायत का मुखिया बनाओ, चाहे देश का मुखिया बनाओ, चाहे कोई पार्टी का मुखिया बनाओ, कोई प्रांत का मुखिया बनाओ, मास्टर हेड मास्टर बनाओ, या चाहे जो भी हो, मुखिया बना देगा। 11वें भाव का गुरु सुंदर, स्वस्थ, धनी, क्योंकि इसका ये भाव कारक स्वामी है। व्यापारी, संतुष्ट, संतान, अधिक संतान नहीं, कम संतान रहेगी यहाँ पे, विद्वान, सम्मानित और दानशील। 11वां भाव इसका कर्म क्षेत्र है, 11वां भाव का कारक है बृहस्पति। इसीलिए जिसकी कुंडली में बृहस्पति खराब रहता है ना, उसकी कुंडली में 8 कारक नष्ट हो जाते हैं, 8 भाव करप्ट हो जाते हैं उसकी कुंडली में, क्योंकि गुरु को सबसे ज्यादा जीव कारक का प्लेनेट है। गुरु के बाद शनि है, ये 2 प्लेनेट सही है, गुरु ज्ञान है, शनि गुरु जीवा है, शनि कर्म है। तो जिसके ये 2 प्लेनेट खराब है उसकी कुंडली का कुछ नहीं हो सकता है, और जिसके ये 2 प्लेनेट अच्छे हैं उसकी कुंडली बहुत अच्छी है। द्वादश भाव में जब ये गुरु चले जाएगा ना, तो ये आलसी हो जाएगा, क्योंकि ये शुक्र का क्षेत्र है। यहाँ पे शुक्र, इसकी खुद की मीन राशि है, लेकिन मीन राशि क्या है, बड़ा समंदर है जिसकी कोई गहराई नहीं है, और शुक्र का यहाँ पे प्रभाव है। शुक्र का यहाँ पे प्रभाव है, तो विष्णु भगवान क्या करते हैं, समुद्र में निद्रा में सो जाते हैं, और लक्ष्मी जी पद चापती है, यानी शुक्र वहां बैठे बैठे उनको आराम करवाता है। तो ये 12वां भाव वाला जो गुरु है ये आलसी प्रवृत्ति का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र उसको इतना कंफर्ट दे देगा कि वो बोलेगा मुझे काम ही नहीं करना है। फिर इस निद्रा में से जगाने के लिए किसी गुरु को आना पड़ेगा, भृगु ऋषि जैसे को आना पड़ेगा, जो बेचारे वक्षस्थल पे लात मारेंगे, दुर्वासा ऋषि को आना पड़ेगा, फिर वो उनको जगाएंगे। ऐसा कुछ तो भी बवंडर भूचाल आएगा। लेकिन मीन राशि क्या है, समुद्र है, यानी कि महासागर है, जहां पे विष्णु भगवान क्या करते हैं, शेष शैया पे आराम करते हैं। लक्ष्मी जी जो शुक्र का प्रतीक है, ये चरण दबाती है, और उस गुरु उसको क्या बोलती हैं कि तुम आराम से रहो। तो जब ये गुरु 12वें भाव में जाएगा तो ये व्यक्ति आलसी हो जाएगा। अब जो जिसका गुरु 12 है उसको चेक करो कि व्यक्ति में ये गुण है क्या। वो आलस का पोटली होगा, कुछ भी काम बोलेगा तो हाँ अभी करते हैं, और संडे आ गया, रविवार का दिन आ जाए, तो फर्स्ट हाउस का कारक रवि है, और उससे 12वीं राशि मीन राशि है, तो ये रविवार वाले दिन है ना, ये गुरु 12 वाले बहुत मुश्किल से बिस्तर में से बाहर निकलते उठते हैं। अभी क्या है, सूरज सर पे आ गया, लेकिन सूरज को तो वो करना है ना, 12वां भाव व्यय भाव है, तो ये 12 मीन वाला आलसी होगा, सुखी होगा। अब आलसी व्यक्ति तो सुखी रहेगा, काम करना है ना, धाम करना है, तो सुखी तो रहेगा ही। वो लोग भी उसका नेचर समझ जाएंगे कि भैया ये आलसी है, इससे माथा लगाओ ही मत, तो या माथा भी नहीं लगाएंगे उससे। ऐसा लालची होगा, उदार भी होगा और लालची भी होगा। ये व्यक्ति उदार प्रवृत्ति का होगा। ठीक है।